कुलदीप सिंह एक ऐसा नाम जो अभी अखबारों में ही नहीं, हर एक न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी चल रही है। जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बेल की अर्जी को नामंजूर कर दिया है और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, वहीं लोग इससे खुश भी हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी साल उन्होंने जेल में बिताए हैं, इसलिए उनको बेल मिलने का हक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पीड़िता के साथ हुआ है, रेप जो उसने किया है, उसके बाद भी क्या उसको बेल मिलनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है? जो कुछ लोग अभी भी कुलदीप सिंह के फेवर में बात कर रहे हैं। आज यही सब बात को लेकर हाँ क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। तो सर, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कुलदीप सिंह को जो बेल दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, वो किस बेसिस पे दिया गया था? कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। वो तो उनको तो धारा जो है एक्यूज्ड है 376 की है और पॉस्को एक्ट में वो बंद हैं। तो लोअर कोर्ट ने उनको जो है ताउम्र सज़ा दी थी, प्लस वो बेल नहीं होने की हमेशा उनके कई बार बेल रिजेक्ट हुए थे। जहाँ ताउम्र की सज़ा हो जाती है तो उसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है लोअर कोर्ट के पास देने का। तो अब सवाल ये है कि वो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है पूरे मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी है उसको सुनते हुए जो है उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ा और उन्होंने देखा कि जो है ये इशू जो है पूर्ण रूप से जो है जो एविडेंसेस को देखते हुए कि इतना उनकी नज़र में हाई कोर्ट के नज़र में जो है बेलेबल है और बेल दिया जा सकता है। और वो जो सज़ा जो पूरी ज़िंदगी की जो सज़ा होती है ताउम्र सज़ा, उसको भी ख़त्म किया उन्होंने। तो ये हाई कोर्ट का नज़रिया था और हाई कोर्ट ने अपने उसको डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि लोअर कोर्ट के जो है जजमेंट को पलट दे, तो उन्होंने पलट दिया। लेकिन जब देश में ह्यू एंड क्राई हुआ, पूरे देश में हर जगह आंदोलन होने लगे, हर तरह की बातें होने लगी, इसका जो है बड़े ज़ोरदार तरीके से पूरे देश में विद्रोह हुआ। तो और सरकार ने खुद जो है केंद्र सरकार ने जो है इस बेल का जो है विरोध किया, प्रतिरोध किया, जबकि वो खुद जो है बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। हाँ। और लोग विपक्षियों द्वारा जो है उस पर जो है ये आरोप भी लगा कि ये भी जो रूलिंग पार्टी के जो है एमएलए हैं, इसलिए जो है उनके साथ फेवरेटिज्म कोर्ट करेगी या सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से उनको फेवर मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी सही दिशा में गया और सरकार ने भी जो है पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोर के साथ जो है इस अपराध का जो है पुरजोर उन्होंने जो है अपने लॉयर के थ्रू जो है अपनी बातों को रखा और उनको सजा याफ्त किया। अब हाई कोर्ट में अब उन्होंने, उनके वकील ने जो है पूरी परिस्थिति और परिस्थिति को इस ढंग से पेश किया कि मामला को जो है पलट दिया गया। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया उसी बात को, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तीन जजेज का बेंच था, जिसमें एक जज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी खुद थे, दूसरे जज जस्टिस जेके महेश्वरी जी हैं, तीसरे जज जो हैं जस्टिस एके मसीह हैं। तो तीनों ने मिलकर जो है 3 बेंच का जो सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान जो है ये मामला जो है ऑनरेबल जो कोर्ट के सामने सीबीआई, जो केंद्र सरकार की तरफ से ऑनरेबल सीबीआई ने जो है ऑनरेबल जज के सामने सीबीआई ने उसको पूरा जो है बड़े शानदार ढंग से जो है प्रतिरोध किया, बेल का विरोध किया और उसके बाद जो है उन्होंने सज़ा को बरकरार रखा। और जो ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है जो उनको बेल मिला था उस पर स्टे लगाते हुए जो पूर्व में जो सज़ा जो ऑनरेबल लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसको बरकरार रखा। सर, एक सवाल ये बनता है कि जब दिल्ली जो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था 2017 में ही, जब रेप केस हुआ था, तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा कि जब जब उनके ऊपर रेप केस के चार्जेस लगे थे, तब वो क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, बल्कि वो एक एमएलए थे। तो उनको इस कैटेगरी से दूर क्यों रखा जा रहा था तब, और उसी बेसिस पे बेल दिया गया था अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया? नहीं नहीं, पब्लिक सर्वेंट का जो मतलब ये समझिए, जो सरकार के जो है लिए कार्यरत रहता है, तो पब्लिक सर्वेंट जैसे वो एमएलए है तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट ही है वो।
एक एमएलए एमपी मिनिस्टर्स जो भी होते हैं, जिस तरह से ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट में ही, पब्लिक मतलब सरकारी एक तरह का नौकरी, तो ये भी पब्लिक के द्वारा चुने गए एक संवैधानिक पद पे काम हाँ, करते और उस पद का उनको बाकायदा सैलरी सरकार देती है। हर एक एमएलए एमपी पंचायत मुखिया सबको एक सैलरी मिलता है, वो तो वो पब्लिक सर्वेंट ही कहे जाते हैं। और तो उस दायित्व ये है कि जिस पर्पस के लिए उनको जनता ने चुना, तो वो जेल में रहने की वजह से वो पर्पस जो है वो अपनी जो उनके जो ड्यूटीज़ हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है उनको बेल मिलनी चाहिए। और जो केस के जो गुण और दोष हैं, हाँ, उस पर केस के गुण और दोष को जो है बाकायदा वो ट्रायल के बाद जो सज़ा होगा उसको देखा जाएगा। उस पर बाद अगर सजायाफ्त होते हैं तो फिर पुनः जेल चले जाएंगे। लेकिन सर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि पीड़िता बार बार कह रही थी, और पीड़िता का वकील भी बार बार कह रहा था कि उनको धमकी मिल रही थी कि अगर वो बाहर आएंगे तो हो सकता है उनकी जान की वो क्या कहते हैं खतरा हो, और उनके फैमिली वालों को भी जान का खतरा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जान का खतरा का कोई सवाल नहीं है, बिकॉज देखिए क्योंकि ये बयान खुद पीड़िता और उसके वकील ने नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का पीड़िता तो इस केस में जो है उनकी बेटी, जो सेंगर साहब की जो बेटी है, हाँ, जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की जो बेटी है, वो कई बार बोल रही है कि पीड़िता जो है कई बार पुलिस के सामने में और कोर्ट के सामने में अपना बयान बदल रही है, बार बार बयान बदल रही है। तो वो तो समझ लीजिए अगर ये नॉर्मल केस रहता है 376 का तो केस नहीं चलता, लेकिन सिंस ये पॉस्को एक्ट का केस है तो इसीलिए पॉस्को एक्ट का केस काफ़ी गंभीर केस आता है, तो ये इसीलिए वो अब तक उनको बेल नहीं, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बेल को सस्पेंड किया और उनको अब बेल नहीं मिलेगा, और हाँ, मैटर जो है जो ट्रायल में आप जो है उस पर बहस फिर से जो है हाई कोर्ट में मेरिट के आधार पर होगी। और अगर सजा या जो है ये कि वहाँ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो देखेगा कि जो मेरिट में किसी प्रकार की जो कमी रह गई है और केस को जो है सजा को ख़त्म किया जा सकता है तो कर सकती है, अभी भी अपील में आ सकती है। सर इधर कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई पावरफुल इंसान किसी भी केस में फंसता है तो उसका बेल हो या फिर उसकी सज़ा हो ज़्यादातर माफ़ कर दी जाती है। तो क्या आज के टाइम पे जो कोर्ट है ये आम लोगों के लिए है या सिर्फ अमीरों के लिए ये भी हो गया है? नहीं, देखिए ऑनरेबल कोर्ट्स जितने भी हैं सब उसमें आम और ख़ास का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत धनवान हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत रिच हैं, ये तो आपके लिए अलग कानून है, और आम आदमी है, रोड छाप हैं तो आपके लिए अलग कानून है। भारत के संविधान में या लॉ के दृष्टिकोण में सब एक जैसा है। हाँ, बेल जब मिलती है लोगों को उस समय जो एक बॉन्ड भरने की जब बात होती है, पर्सनल मचुका जिसको कहते हैं, तो पर्सनल जो आदमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है, तो वो अपना पर्सनल बॉन्ड पर भी जो है वो निकल सकता है। लेकिन जिसके पास, बिकॉज वहाँ एक कुछ गारंटी देने की बात होती है कि मेल जो हम आपको दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, केस अंडर ट्रायल है, तो आप या तो कुछ ऐसा चीज़, तो कई लोग अपना गाय भैंस बैल की कीमत का जो चीज़ होता है वो मचुका में रखते हैं। कई लोग आप देखते होंगे कि गाड़ी घोड़ा के कागजात या ज़मीन जगह के कागजात वो बेल बॉन्ड में रखते हैं, समझे ना, बेल। लेकिन जहाँ तक सवाल है ट्रायल के इशू पर, तो ट्रायल के इशू पर कानून सबों के लिए एक जैसा है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत अब आप जो हैं अंडानी हैं, अंबानी हैं या बहुत बड़े मिनिस्टर्स हैं। लेकिन एक सत्य बात ये भी है इस देश में, या कहीं भी चले जाइए, तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो पैसे धन और पदवी में बड़े होते हैं, वो कोर्ट या ऑफिसर, बिकॉज सभी जगह इंसान ही बैठे हुए हैं, है ना, तो हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है। तो उस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो है कोर्ट के जो अदालतों के न्याय व्यवस्था पर और जो प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है, जुरिस्प्रूडेंस का, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो न्याय देने वाले और दिलाने वाले और सिस्टम पूरा सब इसको इन्फ्लुएंस करती है। इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, कबूल करता हूँ, पड़ता है इस पर। मतलब सबूत बनाया जा सकता है? नहीं, सबूत बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। सबूत को मिटाया भी जा सकता है। कई तरह के कई सबूत होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है सबूत को रिकॉर्ड पर नहीं लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है, आप जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसको बचाना चाहती है, उसको वो सलाह देती है कि आप ये कर दीजिए, यहाँ ये रिकॉर्ड दिखा दीजिए, या ये तो आपको जो है हम रिपोर्ट में ऐसा डाल देंगे कि आप उस जगह पर थे ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था पूरी जो है, राइट फ्रॉम घटना होने से लेकर जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या अन्य तरह की जो कवायतें हैं, जो प्रोसेस है, उसमें कई तरह के लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, वकील एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सभी कई तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कई तरह से लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होने के बाद उस पर असर पड़ता है, न्यायिक व्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है, सबूत बनाने, मिटाने, नया सबूत क्रिएट करने, ये सभी तरह के।
सर आपको लगता है कि अगर जो पब्लिक है, पब्लिक अगर प्रेशर नहीं देती कुलदीप सिंह के इस बेल को लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये केस वापस से रीओपन होता? और क्या जो लोग कुलदीप सिंह को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको अब बेल मिलनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक जेल में रह चुके हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया है उसमें कोई पब्लिक प्रेशर या पब्लिक ह्यू क्राई का कोई असर नहीं है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को रोड पर क्या हो रहा है जजेज कोई देखने सुनने नहीं जा रहे हैं, समझे ना। तो ये कहना कि पब्लिक का एक अलग मिजाज होता है और देश में पक्ष और विपक्ष, बिकॉज वो एक किसी खास पार्टी के नेता रह चुके हैं, एमएलए हैं, तो वहाँ पक्ष और विपक्ष पूरे देश में भरा हुआ है। तो भरा हुआ होने के कारण जो है कोई भी अच्छा भी काम कीजिए, बुरा काम में तो विरोध होगा ही। अच्छा भी काम कीजिएगा तो अभी का जो विपक्ष है वो हमेशा जो है उसको निगेटिव ही ढंग से उसको प्रोजेक्ट करता है। और विपक्ष का एक बहुत बड़ा गैंग जो है, जो विदेशी फोर्सेज के द्वारा पेड है, तो उनको सिर्फ इसी काम के लिए तनख्वाह और पैसा मिलता है कि आप देश में जो है हल्ला गुल्ला करते रहे हैं और देश में जो है उस तरह की जो है सारी वारदात करते रहें, ताकि जो है देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं रहे, देश में हलचल मचता रहे। ये इस पे मतलब ह्यू एंड क्राई से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन जो ओवरऑल जो एक सिस्टम है कि पॉस्को एक्ट में जो है, जो अंडर एज बच्चियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं, उनके साथ जो है किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो टॉलरेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है, वो गलत। सर आजकल सोशल मीडिया पे दो लोगों को बहुत कंपेयर किया जा रहा है, एक रेपिस्ट और एक साइंटिस्ट। और रेपिस्ट में कुलदीप सिंह सेंगल हैं और साइंटिस्ट में सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख में सरकार को लेकर तीन मांग रखी कि पहला, एक लोकसभा एक राज्यसभा वहाँ होना चाहिए। दूसरा, वहाँ की ज़मीन पर्यावरण पर सबसे पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए। और तीसरा ये कि उस राज्य को एक 6th शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा जाए ताकि उन लोग को जो है रोज़मर्रा की काम के लिए भटकना ना पड़े। तो उसको लेकर एनएसए है या हाँ एनएसए की धारा के तहत उनको जेल डाल दिया गया, ये कह के कि उन्होंने हिंसा भड़काई है और शांति भंग किया है। नहीं, आप जो कह रहे हैं पहले समझिए, आपके जो सवाल हैं, हाँ, वो सवाल ये है कि वो वांगचुक की बात कर रहे हैं ना, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के हैं, वो उनको जो है उनकी मांग ठीक है, जेन्युइन है, वो मांग को लेकर स्टैंड करें। और जो वहाँ की जनता और देश की जनता सब उनके मांग के साथ है, वो कोई इशू नहीं है। और लेकिन वो मांग कुछ और है और उनका जो मॉडस ऑपरेंडी काम करने का है, उनका जो तौर तरीका है और जो मांग की आड़ में, समझे, एक सोशल आप वेलफेयर ओरिएंटेड मांग तो जनता को के सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन उस मांग की आड़ में जो है आप जो गलत काम कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ फंड कर रहे हैं और एक खास पार्टी विपक्ष को खुश करने के लिए जो है उनके इशारे पर जो है आप जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, जनद्रोह का काम कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट में, वो गलत है। वो उनको, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने, उन पर एनएसए आखिर क्यों लगा, बिकॉज वो कई एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और कई जो है नेशनल लेवल का एनजीओ चलाते हैं वहाँ पर लद्दाख से या अन्य जगहों से, हाँ। और उन सारे एनजीओ में जो है वो बड़े पैमाने पर विदेश से भी पैसा उनको आया। एक में आया था उस समय जब जांच एजेंसी का जो रिपोर्ट आया है, सारे सबूतों के साथ आया है, जो उनके अकाउंट में जो है, एक अकाउंट में 6.5 करोड़ पिछले साल पाया गया और दूसरे अकाउंट में जो है 15.5 करोड़ पाया गया। और वो क्या कह रहे हैं कि ये पैसा, जैसे विदेशों से पैसा बहुत सारे लोग एनजीओ को आता है, लेकिन उसका एक कानून बना हुआ है पैसा आने का, वो दैट इज़ कॉल्ड द FCRA एक्ट, समझे ना, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट होता है। तो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट के तहत, कोई डेवलपमेंट के तहत अगर कुछ विदेश से फंड मंगाना चाहते हैं, दान के रूप में, असिस्टेंस के रूप में, ग्रांट के रूप में, या किसी अन्य तरह से कोई व्यक्ति, हाँ, सोशल या रिसर्च या किसी तरह की चीज़ों के लिए मंगाना चाहते हैं, तो वो FCRA के को आपको एक दरख्वास्त देनी होगी। वो पिटिशन के तहत, वो दरख्वास्त के तहत जो आप प्रोजेक्ट जो बताइएगा कि हम इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है हम ये फंड को चाहते हैं, तो जो सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, IB होती है, IB इसको जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल के तहत जो है अगर उसके पूरे सरकार के जो उनके डिमांड है कि इशू है जो हम इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है ये पैसा फंड मंगाना चाहते हैं, तो अगर सही पाया गया और फिर उनकी इंटेंशन देखा जाएगा कि ये जो पैसा आ रहा है वो फंड में ही, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही लगेगा, या इनका मिजाज और इतिहास इस व्यक्ति का या इस NGO का कुछ और है कि पहले भी ये फंड मंगा कर
पैसे का मिस यूज किए हैं या कहीं और डाइवर्ट कर दिए हैं या किसी अन्य तरह के कारनामों में या अन्य तरह के जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्होंने पैसे को फंड को लगाया, जो देशद्रोह या समाजद्रोह या किसी अन्य तरह की बातें हो सकती है। तो ये जो क्या नाम बताया आपने, सोनम वांगचुक ने जो है वो उन्होंने गलती ये किया कि फंड पैसा तो उनके एनजीओ के फंड में आ रहा था, लेकिन उनकी और कंपनियां भी थी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो बनाए हुए थे। हाँ, तो वो पैसा क्या करते थे, जो एनजीओ के फंड में पैसा आता था उनके मूवमेंट को चालू रखने के लिए, और वो पैसा वो अपने एनजीओ से निकाल कर प्राइवेट जो कंपनी फंड है उनकी उसमें जो है डाल देते थे। ये कई सबूत पाया गया। बैंक का ट्रांजैक्शन तो सब समझ सकता है, तो वो ट्रांजैक्शन उन्होंने जो किया है वो सबूत आया। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये पर्टिकुलर एक इशू क्रिएट कर कर जो है एक देश के सामने लोगों को गुमराह, वहाँ के स्थानीय लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सबों को गुमराह कर कर वहाँ से विदेशों से इस इशूज़ पर पैसा मंगा रहे हैं। लेकिन वो पैसा का दुरुपयोग जो है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी का और ये अपना पर्सनल कंपनी में ट्रांसफ़र कर कर पैसा वो अन्य तरह का जो है क्राइम कर रहे हैं। समझे ना? सर, इसको लेके मेरा फिर अब 2 सवाल हैं आखिरी के, कि पहला ये कि जिन सोनम वांगचुक को सरकार द्वारा ही इतने मेडल्स दिए गए, जिन्होंने क्या कहते हैं उन बच्चों के लिए स्कूल बनाया जो कि कहीं और जिसे एडमिशन नहीं मिलता, जिन्होंने माइनस डिग्री में सैनिकों के लिए क्या कहते हैं शेल्टर्स बनाए ताकि वो रह सके आराम से, उन पे ये केस चल रहा है और अब अभी तक केस चल ही रहा है। अगर ये बात पूरी तरीके से सच है तो अब तक ये केस का समापन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ जब सरकार के पास सारे डेटा सब है तो इसको लेकर एक प्रॉपर जजमेंट क्यों नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई सी भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, हमारे एनजीओ के नाम पे या हमारे किसी भी अकाउंट में आती है, तो ऐसे में जो मौलवी या फिर जो मदरसे में फंड आते हैं और जिसको बाद में हम सब जानते हैं कि उसका दुरुपयोग भी किया जाता है हिंसा भड़काने में, तो उस पर क्यों नहीं फिर सरकार ये वाला एक नज़र रखती है? हाँ, देखिए, स्कूल कॉलेज बनाना एक अलग पर्सपेक्टिव है, और जब आप कोई काम की धारा में लगे हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने अच्छा काम किया तो कल भी अच्छा ही काम करेंगे। हो सकता है कि कल की तारीख में जब आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पूरे वर्ल्ड से आने लगा, आपका एक नाम हो गया कि आप एक आंदोलनकारी हैं, दुनिया के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी एजेंसियां आपको समर्थन देने लगी, आपको पैसा मिलने लगा, बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने लगे आपके देश विदेश से। तो ये ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है कल की तारीख में वही सत्य बात को अपने जो है कर्तव्यों को और वो कल क्राइम नहीं करेगा। ही मे create any kind of crime after getting the limelight in the country or in the world, तो कई लोग जो होते हैं लाइमलाइट में आने के बाद जब दुनिया से उनको समर्थन मिलने लगती है तो बड़े पैमाने पर वो क्राइम भी, बिकॉज कई लोग अनेक ढंग से अपने अपने इश्यूज को रेंडर करने के लिए, अपने अपने इश्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए वो जो है उसका गलत लोगों साथ आ जाते हैं, और गलत लोग जब साथ आ जाते हैं तो वो जो अपने इश्यूज को रियलाइज करवाने के लिए, अपने इश्यूज को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो है ऐसे नामी ग्रामी लोगों का सहयोग लेते हैं, साथ लेते हैं। और जो अवैध पैसा जो आता है उस पैसे का अवैध उस तरह के जो है गलत मंशा को से जो लोग गवर्न हो गए, उनके साथ जुड़ गए, उन गलत इश्यूज को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तो वो सारा जो है पैसा, तो सोनम वांगचुक जी ने भी इसी तरह की धारा में जो है अपना काम शुरू कर दिया। अब पैसा मंगा रहे हैं एनजीओ के नाम पर और उन्होंने प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं। इसको लेकर फिर जजमेंट प्रॉपर क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो एक, जब भी केस होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केस होता नहीं है, ना हाई कोर्ट में कोई केस होता है। केस तो जब भी होगा थाने में होगा या लोअर कोर्ट में होता है। कोई भी क्राइम हो, दुनिया का कोई से बड़ा क्राइम हो, डायरेक्ट कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में अनलेस अनटिल इट्स अ पब्लिक इशू, नेशनल इशू और समथिंग लाइक दैट, जहाँ रिट के थ्रू फाइल हो सकता है। साधारण जो क्राइम होते हैं, जैसे ये भी एफआईआर जो हुआ होगा, वो इनका जो है एनएसए के तहत जो केस चल रहा है। एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का काम करता है, तो इन्होंने इनके द्वारा जो है नेशनल सिक्योरिटी के जो एक्ट हैं उसको जो है वायलेट किया गया, और देश के द्रोह का मामला है, इन पर राष्ट्रीय द्रोह का मामला है, और इनके जो इश्यूज़ हैं बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं कि ये जो पैसा जो मंगा रहे हैं उससे जो है देश की आंतरिक सुरक्षा का जो है खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। और ये देश में जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने लास्ट में फिर एक जेन जी के रूप में लोगों को यूज़ किया।
जहाँ पर तोड़फाड़ बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी हुआ, वो सारे जो है किसके पैसे से हुआ? सारे सोनम वांगचुक के इशारे पर ही वो पैसा को, और राहुल गांधी भी जाकर कई बार जो है इस शो को पंप किया, इशू को, और पंप कर कर जो है वहाँ पर आग लगवाना या देश के खिलाफ काम करना, समझे ना? तो बिकॉज बेसिकली जो देश के किसी भी कोने में कहीं भी अभी जो ये देश के खिलाफ में काम चल रहा है या हिंदुत्व के खिलाफ में काम चल रहा है या सनातन के विरोध में काम चल रहा है, उसमें सब जगह राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस से पैसा लेकर या अन्य तरह की कंपनियों से पैसा मंगवा कर, अन्य तरह के एनजीओ के द्वारा या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, डिजिटल करेंसी के द्वारा या अन्य तरह के, उस पैसे का बड़े पैमाने पर ग्रॉस मिसयूज हो रहा है, बड़े पैमाने पर मिसयूज कर कर जो है वो खेला लीला कर रहे हैं ये लोग देश में। तो ये एनएसए तभी लगता है, इतनी जल्दी एनएसए किसी पर तो ये सब मौलवी और मदरसे पे भी तो लगना चाहिए। लगा हुआ तो है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो था, आपको आम रूप से जब जिसको मन होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो तब लाखों लाख यहाँ पर जो है जो मदरसा और जो चर्च के नाम पर, तो मदरसे के नाम पर या अन्य तरह के नाम पर जो है अरबों खरबों रुपया आता था, उसका मिसयूज टेररिज्म में होता था। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, तो अमित शाह जी ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA कानून को, कई ऐसे NGO जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, करीब आपको मैं बता दूं 1 लाख से ज़्यादा NGO और INGO को सस्पेंड किया गया है, उसके लाइसेंस को, FCRA लाइसेंस जो दिया जाता है पैसा मंगाने के लिए, उसको कैंसिल किया गया। और अब जब भी पैसा आता, जांच पड़ताल होकर ही कोई चीज़ आता है, समझे? लेकिन आने के बाद आप उस पैसे का आप सही उपयोग नहीं करें, गलत रूप से गलत जगह आप लगा दें, तो सेंगर जी ने, सॉरी ये क्या नाम है, वांगचुक जी ने ये बड़ा क्राइम किया, और ये क्राइम उनका पकड़ा गया, दृष्टिकोण में उनके सारे सबूत सामने आ गए, तब सरकार ने जो है NSA का कानून लगाकर उनको जो है जेल के अंदर डाला है। धन्यवाद सर। थैंक यू।